बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, और इसमें हम टार्क तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। टार्क एक्चुअली टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को हम टार्क कहते हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स भी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें एक था मोमेंट आर और एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आगे हम जो इसमें टर्म्स आती हैं टार्क के बाद, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली टर्म आ रही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये है, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अगर इक्वल हो जाएं तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आपने अगर नट को ओपन करना है या टाइट करना है तो उसको आप किस तरफ रोटेट करेंगे? ये हमारे पास स्पैनर है, ये नट है, ठीक है जी। इसको ऊपर हमने स्पैनर लगाया और इसको हम क्या करना चाहते हैं? टाइट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इसको इस तरह घुमाएंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं? टाइट कर रहे हैं, टाइट द नट। तो नट को टाइट करने के लिए जो हमें रोटेशन चाहिए उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉक की वो सुइयां नहीं घूमती, इस तरह हम घुमाएंगे। इस तरह करेंगे तो वो टाइट होगा नट। और अगर हमने उसी नट को हमने लूज़ करना है तो स्पैनर की मदद से हम क्या करेंगे? उसको किस तरफ ले जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उसको लूज़ कर रहे हैं। जब नट को हम लूज़ करेंगे उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये कौन सी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये मोमेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन सी होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर तो ये इक्वल हो नहीं सकती। इक्वल के लिए मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ। ये है शीशा। शीशा में ये है कि एक इधर बच्चा बैठा है, एक इधर बच्चा बैठा है। अगर दोनों बच्चों का वेट है इक्वल तो फिर क्या होगा? ना ये साइड रोटेट करेगी ना ये मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स यहाँ पे आके बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल जो है ना शीशा के ऊपर जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जब ये बैलेंस हो जाए दोनों साइड पे तो ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, ये बुक में भी आ रही है, डेफिनेशन आपने वहाँ से कर लेनी है। बाकी ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवाई है। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 92, पेज नंबर 92 पे ये आ रही है डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक साइड पे स्मॉल यानी स्मॉल चाइल्ड है और एक उस साइड पे जो है वो उससे लार्ज चाइल्ड है। दोनों, एक बड़ा है एक छोटा बच्चा है, तो क्या वो इसको बैलेंस कर सकते हैं? अब हम समझते हैं नहीं जी, जो उसमें लार्ज होगा, बड़ा जो होगा बच्चा, वो क्या करेगा? उसमें मोमेंट्स डाउन हो जाएंगी और जो स्मॉल होगा उसकी मोमेंट अप हो जाएंगी। तो इसको बैलेंस एक सूरत में किया जा सकता है। कैसे? कि अगर ये हमारे पास शीशा है, ठीक है, ये बैलेंसिंग, अगर ये वो जो स्मॉल वाला है वो किस तरफ मूव करे? इस सेंटर की तरफ मूव करे और दूसरा इधर बैठा रहे, फिर इस सूरत में तकरीबन वो बैलेंस हो सकता है। यानी ये आगे हो जाए और वो उसी अपनी पोजीशन पे रहे, तो फिर भी ये क्या हो सकता है? इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मूवमेंट आगे उसको आगे लेके, यहाँ अगर यहाँ बैठा रहेगा तो फिर उसमें वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टर्म की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट दो टर्म है, एक है सेंटर ऑफ मैस और एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले हम सेंटर ऑफ मैस को करेंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ मैस और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ, अगर मैं इसको मूव करने के लिए यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्वियसली किस तरह मूव करेगा, ये साइड ऊपर हो जाएगी इस तरह और ये डाउन हो जाएगी, ऐसे मूव करेगा, रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाऊं, अगर यहाँ पे फोर्स लगाई जाए तो ये उल्टा काम करेगा, ये साइड इधर हो जाएगी और ये साइड इधर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा पॉइंट मुझे चाहिए कि मैं इसको मूव कराऊं तो ये सिर्फ आगे फॉरवर्ड की तरफ जाए, रोटेट ना करे। तो सच अ पॉइंट जहां हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी सिर्फ मूव करता है, रोटेट नहीं करता, और वो पॉइंट हमेशा कौन सा होगा, ये वाला होगा, सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है। सच अ पॉइंट व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स द बॉडी ओनली मूव बट नॉट रोटेट, सिर्फ मूव करता है, रोटेट नहीं करता। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस of a system is such a point, एक ऐसा पॉइंट होता है where an applied force, जहाँ जब फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, तो अप्लाई करने की वजह से सिस्टम क्या करता है, उसकी वजह से जो सिस्टम है causes the system move but without rotation, causes the system move without rotation, मूव किए बगैर। और ये पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ मैस है, ये है सेंटर, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी का जितना वेट है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन अ पॉइंट। जैसे आपके पास स्केल होता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये इसको मैं बैलेंस करता हूँ, उसके ये तो मेरे पास बुक है, इसका वेट तो बहुत ज़्यादा है और फिंगर इसको बैलेंस नहीं कर सकती, लेकिन स्केल बच्चे लेते हैं जी और उसको यहाँ पे रखते हैं, कहते हैं वो देखो ये इधर गिर गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वो स्केल जो है बैलेंस हो जाता है। तो वो पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे उस पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होता है। तो जिस पॉइंट पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करे उस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहां मूवमेंट की बात थी, यहां वेट की बात है, ये भी एक पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएं और बॉडी सिर्फ मूव करे, रोटेट ना करे, उसको सेंटर ऑफ मैस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कौन सा पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी appears to act vertically downward, appears to act vertically downward is called
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ये चीज़ है जी, होल वेट ऑफ द बॉडी। जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यही डिफरेंस था और उम्मीद है कि ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।